हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और जैव क्रिया श्वसन के बारे में अध्ययन करें। अब से पहले आप जान चुके हैं कि पोषण की क्रिया में किस प्रकार से जीव भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं और उसके फलस्वरूप सरल इकाई में बने हुए अणु प्राप्त होते हैं। वास्तव में अब श्वसन क्या है? श्वसन की क्रिया वास्तव में इन भोज्य पदार्थों से ही ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। और वो पदार्थ कौन सा है जिससे ऊर्जा ली जाती है? वह पदार्थ है ग्लूकोज। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अणु से ऊर्जा उत्पादन की जो प्रक्रिया है वही वास्तव में श्वसन कहलाती है। जब ग्लूकोज के अणु का दहन होता है तो वह ऊर्जा उत्पन्न करता है। कोशिकाओं को यह ऊर्जा एक विशेष प्रकार के अणु एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी, यदि मैं एटीपी को देखूं तो इसकी फुल फॉर्म बनती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये वास्तव में ऊर्जा का एक सिक्का है। सिक्का यानी जो खर्च होता है और ऊर्जा देता है। जैसे आप पैसे को खर्च करते हैं और सामान लेते हैं, ऐसे ही एटीपी एक ऊर्जा के सिक्के के रूप में है जो खर्च होती है और ऊर्जा प्रदान होती है। अब ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है उत्पन्न होने का, ये अलग अलग हो सकता है। ग्लूकोज का अणु जब ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है और उसी के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न। चूंकि यहां पर हमने वायु का प्रयोग कर दिया है, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व करी है, इस कारण से इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। तो श्वसन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक ऑक्सीश्वसन और एक अनाक्सीश्वसन। अभी मोटा मोटा आप इसे समझिए। ऑक्सीश्वसन श्वसन की वह विधि है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और अनाक्सीश्वसन श्वसन की वह विधि है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता। ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ है और जब कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से दहन करता है, पूर्ण रूप से दहन होता है, तो उसके अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और इसके साथ ऊर्जा। यानी जब उसका पूर्ण दहन होगा तभी वो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और अगर पूर्ण दहन नहीं होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थित रहेगी, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उसका पूर्ण दहन नहीं होगा और ऊर्जा भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होगी। तो हम ऑक्सीश्वसन की बात करें। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर C6H12O6 ये ग्लूकोज का अणु प्लस कार्बन ऑक्सीजन 6 अणु ऑक्सीजन के लेता है। ये एंजाइमों की सहायता से कोई भी हमारी जैविक क्रिया होती है वो एंजाइम की सहायता से संपन्न होती है और हमारे पास बन जाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 अणु एटीपी के। एटीपी के कितने अणु बने हैं? 38 अणु। ये वास्तव में श्वसन में ग्लूकोज के अणु के पूर्ण दहन की क्रिया है। ये हालांकि एक समीकरण मैंने सीधी लिखी है, ये समीकरण भी कई चरणों में संभव है। लेकिन यदि यहां पर ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो हम उसे क्या नाम दे रहे हैं? अनाक्सीश्वसन। वहां पर ग्लूकोज का अणु
यहां पर एथिल एल्कोहल बन रहा है और एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ये अनारक्षित सब्सटेंस, इसका पूर्ण दहन नहीं हुआ, इंटरमीडिएट पदार्थ एल्कोहल बन गया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ग्लूकोज का जो अणु है ये और दूसरा पदार्थ ले लेता है और दूसरा पदार्थ बना लेता है, एक और इंटरमीडिएट पदार्थ लैक्टिक अम्ल के रूप में टूटता है। तो हम इन तीनों बातों को जरा समझते हैं। वास्तव में होता क्या है, हमारी जो कोशिका है उसके अंदर पोषक द्रव्य है, पोषक द्रव्य है, केंद्रक, और यहाँ पर एक और है ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो अंगक है जो ऑक्सीसंश्लेषण में भाग लेता है। कौन से संश्लेषण में भाग लेता है? ऑक्सीसंश्लेषण में भाग लेता है। अब वास्तव में जब पाचन की क्रिया हुई तो ग्लूकोज हमारे पोषक द्रव्यों में है C6H12O6, और इस पर एंजाइम की क्रिया से ये ग्लूकोज का अणु पाइरुविक अम्ल, पाइरुवेट जिसे हम बोल सकते हैं संक्षेप में, टूट जाता है। 6 कार्बन वाला परमाणु है, 3 कार्बन पाइरुविक अम्ल में टूटता है। अब जो यीस्ट वगैरह है उनमें, यीस्ट कोशिका में पाइरुविक अम्ल बना लेता है इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। हमारी पेशियों में या कुछ परजीवी जीवों में ये पाइरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल बनाता है और लैक्टिक अम्ल के साथ कुछ ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं, हमारे अंदर लगातार ऑक्सीजन की वो सप्लाई हमारे को में नहीं हो पाती पर्याप्त, तो हमारे ऊतक भी अनाक्सिक सब्सटेंस कर लेते हैं और उसके साथ बना लेते हैं लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल जब बनता है तो हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है, पेशियों में दर्द होने लगता है। दर्द का लगातार काम करते करते हमारी पेशियों में जो दर्द होता है वो वास्तव में लैक्टिक अम्ल की ज्यादा मात्रा में बनने के कारण ही होता है। यहां पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, ये भी अनाक्सिक सब्सटेंस, ये भी अनाक्सिक सब्सटेंस। लेकिन अगर यही पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर यहां इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि श्वसन की क्रिया करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो वो पोषक पदार्थ यानी ग्लूकोज जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरा दहन पूर्ण होना है तो हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक, अब ये कैसे उपलब्ध होते हैं? अब हमने ग्लूकोज का तो देख लिया कि पोषण क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अब ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो, इसके आधार पर ही जीवों में श्वसन करने की जो विधियां हैं, श्वसन करने के जो अंग हैं, वो अलग अलग विकसित हुए हैं। एक निश्चित विकास क्रम हमें इसमें दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेड़ पौधों में कैसे श्वसन होता है। पौधों में श्वसन आप जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज तो आ गया, उनके भीतर है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे है? ऑक्सीजन के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनमें विशेष संरचना पाई जाती है, मुख्यतः पत्तियों में, जिन्हें हम कहते हैं रंध्र। इन रंध्रों के बीच में छोटे छोटे ये छिद्र हैं। वास्तव में पत्तियों की सतह पर होते हैं, ये पत्ती है और इसकी सतह पर ये रंध्र, और रंध्र को यदि हम माइक्रोस्कोप दोनों सतह पर हो सकते हैं, ये अलग बिंदु हो जाता है, दोनों सतहों पर होते हैं, ऊपरी भी और निचली भी। ये रंध्र जो है सूर्य के प्रकाश में ज्यादा तेजी के साथ खुलते हैं
जहां ये जल का वाष्प के रूप में उड़ाते हैं, वही ये वायु को भी अंदर खींचने का काम करते हैं। ठीक, तो इनके द्वारा ऑक्सीजन आ जाता है और फिर पेड़ पौधों में होता है कोशिकीय संश्लेषण, यानी कि कोशिका के भीतर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर पाइरूवेट अणु बनेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाइरूवेट अणु जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में उसे तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करेगा। यानी हम कह सकते हैं पेड़ पौधों में गैसीय विनिमय के लिए कौन से अणु होते हैं, रंध्र होते हैं। अब पेड़ पौधों की भी अलग स्थिति देखिए, अब श्वसन के फसलों बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिन के समय जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और श्वसन की क्रिया दोनों साथ साथ कर रहे हैं, अब प्रकाश संश्लेषण का रेट ज्यादा है श्वसन की अपेक्षा, तो यानी इसे ज्यादा CO2 चाहिए। तो ये वो CO2 तो नहीं रहे हैं जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है श्वसन की क्रिया, ये बाहर से भी CO2 ग्रहण कर रहे हैं। आपने पढ़ा था कि बाहर से भी CO2 और अंदर इधर यूज करेगा। लेकिन रात्रि के समय जब श्वसन की क्रिया नहीं हो रही होती है, तब क्या होता है, तब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी कि ये बाहर से कोई ये क्रिया नहीं है, CO2 नहीं चाहिए, लेकिन श्वसन तो चाहिए। श्वसन तो ऊर्जा तो हमें हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए। तो ये जो CO2 उत्पन्न हो रही है, ये इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में पौधे जो है CO2 का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए कहा जाता है रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक होता है। चलिए, पेड़ पौधों की बात हुई, अब आते हैं जंतुओं में। जंतुओं में अब जंतु अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं। जंतुओं में पाचन क्रिया के फलस्वरूप, पोषण क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। लेकिन बात आती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। जल में रहने वाले जो जीव हैं, जलीय जीव जिन्हें हम कहते हैं जलीय जंतु, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। लेकिन जल में ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा घुली होती है, अतः जलीय जंतुओं को बहुत तेजी के साथ श्वसन करना पड़ता है। बार बार ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए तेजी के साथ श्वसन करना पड़ता है, इसलिए उनकी श्वसन दर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की अपेक्षा अधिक हो। अब इनमें जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इनमें भी ऑक्सीजन को लेने ग्रहण करने की अलग अलग। अब श्वसन की क्रिया में होता क्या है कि भाई ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, बाहर लाना है और उसे ग्लूकोज के साथ मिक्स करना है। जहां पर भी आपका ग्लूकोज बॉडी के भीतर है, वहां उसके साथ उसका मिश्रण कराना है, उसे मिश्रित करना है। तो सबसे पहले तो काम यही है कि भाई ऑक्सीजन को तो वे अणु जो बाहरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, बाह्य श्वसनांग कहलाते हैं। जैसे कुछ जीवों में ये कार्य जो है त्वचा के द्वारा ही संपन्न हो जाता है। जो उनकी नम त्वचा है वही विसरण विधि के द्वारा, जैसे मेंढक में हो जाता है ये काम, केंचुए में हो जाता है। तो मेंढक और केंचुए में नम त्वचा ही कार्य करती थी। कुछ मुख गुहा के द्वारा ऑक्सीजन को खींचते हैं, ऐसा काम मेंढक करता है ना। ये केंचुआ और मेंढक का मुख गुहा के द्वारा मेंढक खींचता है।
कुछ जंतु शरीर की जो बाहरी सतह है, त्वचा नहीं हो, बाहरी सतह है, जैसे बाहरी सतह जिनमें त्वचा नहीं पाई जाती उनके लिए बाहरी सतह से हमने इस्तेमाल किया, जैसे स्पंज में है, फाइबर वगैरह में, बाहरी सतह से विचलन के द्वारा ले रहे हैं। जो जलीय जंतु हैं उनमें क्लोम होते हैं, क्लोम के द्वारा तो जैसे मछलियां, और मेंढक का एक लार्वा होता है टेडपोल, वो भी क्लोम के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। जो पृथ्वी पर रहने वाले एडवांस जंतु हैं, विकसित जंतु हैं, उनमें इस कार्य के लिए फेफड़े होते हैं। बिच्छू आदि में बुगलंस पाए जाते हैं, बुगलंस। और कीटों में प्राय श्वास नलियां होती है, श्वास नलियां क्या कहते हैं, कीटों। यानी ये वो अंग है जो बाहरी ऑक्सीजन को, बाहरी वायु को शरीर के भीतर लेने का कार्य करते हैं। ठीक, इनमें वो विशेषताएं पाई जाती हैं जो बाहरी ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते। अब सबसे एडवांस अगर प्राणी की बात करें तो वो है मनुष्य, और मनुष्य में जो श्वसन क्रिया है वो वास्तव में होती है फेफड़ों के। तो मनुष्य के श्वसन अंग कौन से हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम कल करेंगे। जब तक के लिए आपने याद कीजिएगा। थैंक यू।